Good morning, students. Today we are doing 8th class math, and today going to start our 13th chapter, direct and inverse proportions. In this chapter, we are discussing about the some things about which are given in the two forms like quantity and price. ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वांटिटी और प्राइस में क्या रिलेशन है. इज देयर डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन, कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसकी प्राइस भी बढ़ रही है, जहाँ अगर क्वांटिटी बढ़ने से प्राइस कम हो रही है तो उस चीज़ को हम मेज़र करेंगे कि इज़ इट अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर एक थिंग की जो हमारे पास है क्वांटिटी बढ़ रही है तो सेम रेशो में दूसरी जो थिंग है हमारे पास उसकी भी क्वांटिटी बढ़ रही हो तो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल रहे हैं. मतलब हमारे हमारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है. अगर एक चीज़ को इंक्रीज़ करोगे तो सिमिलर उसी रेशो में दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो तो उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का नेम दिया जाता है. अगर इससे उल्ट हो जाए, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन हो जाती है. ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है इन्होंने एक, ये रही नीचे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल. इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ 1 kg ऑफ शुगर इज़ ₹18. कहते हैं 1 kg शुगर है, उसकी कॉस्ट दे रही है 18 रुपीज़. एक तो कॉस्ट होगी, ठीक है, कॉस्ट कितनी होगी रुपीज़ में 18. एक उसकी क्वांटिटी होगी, वो कितनी होगी केजी में. ठीक है, अगर 1 kg शुगर है वो 18 रुपीज़ की है, देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर. कहते हैं 3 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी. ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड तो कर सकते हैं. 1 kg शुगर की कॉस्ट 18 है तो 3 kg की कितनी आएगी, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 54 kg, 54 रुपीज़ आ जाएगी उसकी कॉस्ट. ठीक है, तो इसको देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है. देखो, अगर सेम रेशो में हमारे पास कॉस्ट इंक्रीज़ हो तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे. अगर हम 1 kg ऐड करते जाएं, ठीक है, दूसरी साइड भी 18 प्लस हो तो हम बोलेंगे कि ये सेम प्रोपोर्शन में है. इसको कैसे समझ सकते हैं ये आप देख सकते हो. देखो, जहाँ पर 1 kg की थी 18, उसके बाद 3 kg ले लिया, 3 kg ले लिया, 3 kg की कितनी होगी 54. उसके बाद फिर 5 kg ले लिया, 5 kg की कितनी होगी 90. मीनिंग क्या है, ये जो 18 है 18 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया 54, फिर 18 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो गया कितनी होगी 90, फिर 18 के बाद 6 मल्टीप्लाई हो गया. मतलब ऊपर भी सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है. देखो, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 54, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 90. तो इस तरह सेम रेशो में दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, उससे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अगर ये रेशो सेम ना हो, मान लो ऊपर हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आ गया, नीचे मान लो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो रेशो सेम नहीं ना होगी. तो ये रेशो सेम होनी चाहिए तो हम उसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं. ठीक है, मतलब उसी रेशो में दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ होनी चाहिए, वो होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन. अब हमारे पास कुछ चेक करने के लिए है. देखो, एक एग्जांपल है, पहले हम चेक करते हैं एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू. ठीक है, देखो कार पार्किंग चार्जेस हैं टाइम के अकॉर्डिंग. 4 आवर्स का 60 है और 8 आवर के 100 रुपीज़ हैं, 12 आवर के 140 रुपीज़ हैं, 24 आवर के 180 रुपीज़ हैं. देखो, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है आर भी, लेकिन कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है. बट हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब कहेंगे, जब इनकी रेशो सेम होगी इंक्रीज़ होने की. वो रेशो कैसे सेम होगी, मतलब जितना आर बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उतने के साथ ही, मान लो इसको 4 था, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आया, लेकिन 60 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आना चाहिए था, इनका कितना आया 100 आया. अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 180 आना चाहिए था जहाँ पर. ठीक है, तो सेम रेशो नहीं लग रही है हमें ये, तो इसका आंसर नो आएगा.
अगर 1 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आता है आपको चेक करने का तो डायरेक्टली आप नो लिख सकते हो। अगर 2 या 3 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताना पड़ेगा कि क्यों ये नॉट आंसर या इसका येस है। तो हम इसकी रेशियो निकाल के देखेंगे वो कैसे निकालनी है रेशियो। ये देखो मैंने टाइम लिख लिया 4, 8, 12, 24, नीचे चार्जेस लिख लिए, 60 हो गए, 100 हो गया, 140 हो गया, 180 हो गया। ठीक है बच्चे, तो अब इसकी रेशियो निकाल ली 4 और 60 की, फिर 8 और 10 की रेशियो निकाल ली, 12 और 140 की रेशियो निकाल ली। सेम इसकी देखो 4 और 60 की रेशियो 1/15 आई है। 8 और हमारे पास 100 की आ गई 4/24, 12 और 140 की आ गई 3/35। तीनों की रेशियो अलग अलग आई है। ठीक है, अगर जहाँ पर भी 1/15 होता, जहाँ पर भी 1/15 होता तो हम बोल सकते थे कि इसका जो रेशियो सेम आ रही है, लेकिन तीनों की रेशियोज अलग अलग आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया, these are not in the same ratio, so this is not in the डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चे, तो रेशियो सेम होनी चाहिए और दोनों चीज़ें इंक्रीज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती हैं। जहाँ वो डिक्रीज हो रही हों दोनों, ठीक है, तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। आपने बस उसकी रेशियो चेक करनी है कि जितनी रेशियो से एक चीज़ डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है, सेम रेशियो से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रही है तो वो डायरेक्ट होगा। अगर नहीं रेशियो सेम आई तो वो नो आएगा आंसर। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। कहते हैं एक मिक्सचर है पेंट का, उसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट का लिया जाता है, 8 पार्ट बेस के लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो मिक्सचर कंप्लीट होता है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। कहते हैं ये इसमें कितना हमारे पास बेस ऐड करना पड़ेगा, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है डॉट वाली। अब आपको चेक करना है कि ये क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या फिर इसकी रेशो क्या सेम होनी चाहिए। देखो बच्चे, ये मिक्सचर है, मिक्सचर में हर टाइम जो रेशो होगी बेस की और रेड पिगमेंट की वो सेम रखनी होगी। तो इसलिए ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। ये हमने टेबल लिख लेना है। ठीक है, इस टेबल को लिख कर यहाँ पर हमने इसकी कोई वैल्यू लिख लेनी है, चाहे एक्स लिख लो, ठीक है, वाई लिख लो, जेड लिख लो, जहाँ x1 लिख लो, x2 लिख लो, x3 लिख लो। इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, x4। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करनी है, हमें ये तो पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, बिकॉज दिस इज़ इन द सेम रेशो। ठीक है, क्योंकि जो मिक्सचर होगा वो सेम रेशो में ही होगा। अब x1 की वैल्यू निकालेंगे, पहले इन दोनों को यूज़ करके निकालेंगे। इन दोनों को, एक चीज़ जो आपको गिवन है और एक चीज़ जो आपने फाइंड करनी है, वो दोनों आपने इक्वल क्वांटिटी में लिख लेनी है, इक्वालिटी में लिख लेनी है। ठीक है, देखो कैसे लिखनी है, ऐसे 1/8 इक्वल टू 4/x1, 1/8 था 4/x1, इस तरह इक्वालिटी में लिख लेनी है क्योंकि रेशियो दोनों की सेम होगी। अब इसकी x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका यही हल है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को x के साथ और 4 और 8 की मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल टू का साइन आएगा। अब 1 इंटू x1 ही हो गया, 4 इंटू 8 क्या होगा 32। तो हमारा जो फर्स्ट का जो बेस आएगा जी, इसकी वैल्यू 32 आएगी। ठीक है, सिमिलर अगर आपने x2 निकालना है तो फर्स्ट और इसको ले लो, फर्स्ट और थर्ड को, इसको इक्वल टू में रख लो, फर्स्ट और थर्ड को, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हमारा आंसर आ गया 56। तो इस तरह सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं x3, x4, x5 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इन द क्वेश्चन 2 अबव इफ़ द 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml। कहते हैं अगर इस 8 की जगह, ठीक है, जो हमारा क्या है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना रिक्वायर करे, इसकी जगह 8 की जगह क्या है 75 ml आ जाए बेस। ठीक है ना, इसकी जगह 75 आ जाए। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 ml बेस। कहते हैं कि अगर हम बेस को 75 बढ़ाकर 1800 कर दें तो रेड पिगमेंट कितने हो जाएंगे। तो अब हमने ऊपर वाली चीज़ फाइंड आउट करनी है, रेड पिगमेंट्स। तो इसको लिखेंगे आप इस तरह। ठीक है, तो ये क्या था आपका, पार्ट्स थे, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट था। ठीक है, ये आपका था रेड पिगमेंट का था ऊपर वाला, नीचे वाला क्या था
बेस, नीचे वाला बेस था। अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये कितना होगा 75, ये हमने फाइंड करने हैं। अगर ये 1800 होंगे तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसकी जगह x लिख सकते हो। अब सेम है तो सेम रेशो, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 1 इंटू 1800, 75 इंटू एक्स। अब 75 इसके साथ डिवाइड होगा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई है वो डिवाइड हो जाएगी। इसकी कटिंग की, ठीक है, पहले इसकी 5 पे कटिंग की, फिर इसकी 3 पे कटिंग कर दी, उसके बाद इसकी 2 पे कटिंग होगी और हमारा आंसर आ गया 24। तो x की वैल्यू 24 आ गई, तो कितने रेग पिगमेंट्स होंगे? 24 होंगे। दैट इज़ द आंसर। अब आपने 13.1 एक्सरसाइज का 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। कोई भी डाउट हुआ तो हम लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।